देखो क्वेश्चन नंबर 1। आज जो क्वेश्चन तुम्हें करने हैं वो है इम्पल्सिव टेंशन बेस्ड। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया, उसमें है ए बॉब ऑफ मास n इज सस्पेंडेड बाय इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यानी जिसकी लेंथ को कम और ज्यादा नहीं किया जा सकता। ए पार्टिकल ऑफ मास n मूविंग विद वेलोसिटी u strike the bob as shown in diagram. If the particle come to rest after collision, then calculate impulse of tension in the string, question number 1, and velocity of the bob just after collision। ये दो चीजें हैं। सबसे पहले ये देखना है कि जो ये पार्टिकल है एम मास का, वो यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर इस बॉब से टकराता है। हमें पहले ये बताना है कि इम्पल्स ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा। इनिशियल लेवल पर जैसे थ्योरी में डिस्कस किया है कि बॉब का जो वेट है mg वो नीचे काम करेगा। तो अगर ये इम्पल्सिव बात हम लोग ना करें तो टेंशन का वैल्यू mg होगा, जिसमें यहाँ पर हमें मास लेना होगा बॉब का, यानी जो कैपिटल एम है। लेकिन जब ये बॉल यहाँ पर आएगी तो जैसा हमने पहले थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो जब पार्टिकल इससे हिट करेगा तो यहाँ पर बनेगा कांटेक्ट ऑफ सरफेस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नॉर्मल फोर्स किधर है। तो यहाँ पे देखो, ये है एन, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द पार्टिकल ऑन द बॉब, और बाय द पार्टिकल मैं इसको लिखता हूँ एन नॉट से। एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग ठीक नॉर्मल फोर्स एक यहाँ पर भी आएगा, जिसको एन नॉट से, जैसा मैंने बोला था, एक्सपीरियंस बाय पार्टिकल अप्लाइड बाय बॉल, ऐसा होगा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये वाला जो एंगल था वो थीटा था। फिर से चेक करो क्या नॉर्मल फोर्सेस के कोई कंपोनेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। ये थीटा एंगल है तो ये फिर से थीटा हुआ, यानी वही पुरानी स्टोरी, एन नॉट साइन थीटा एक्स एक्सिस में होगा। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर होगा एन नॉट कॉस थीटा। ये तो हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। जब भी नॉर्मल इंपल्सिव फोर्स बनाओगे तो ये जरूर ध्यान रखना कि किस टाइप का इंपल्सिव फोर्स हमें मिला है। ये जो एन नॉट है इसका नाम है नॉर्मल इंपल्सिव फोर्स, और इस में जो स्ट्रिंग पर एक टेंशन एट दिस टाइम, यहाँ पर जो टी डेवलप होगा वो इंपल्सिव टेंशन होगा। तो दो टाइप के इंपल्स फोर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वन इज एन नॉट by the bob on the particle, another one is on the bob by the particle। नंबर 2, ये impulsive tension यहाँ पे डेवलप हुई ड्यू टू दिस स्मॉल कॉन्टेक्ट। तो इस डायग्राम से साफ दिखाई दे रहा है कि जो ये पहला हम लोगों से पूछा गया है इम्पल्स ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग बताइए, तो उसका इम्पल्सिव टेंशन विल डिसाइड बाय द एन नॉट कॉस थीटा। वेरी सिंपल। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और यही हमारा आंसर है। अब इसमें जानना क्या है, एन नॉट के बारे में हमें अभी कोई नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे निकालोगे। तो उसके लिए अगर हम फिर से जाएंगे इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, और वो मैं अप्लाई करूंगा इस पार्टिकल के लिए। वो इक्वेशन क्या थी, इनिशियल मोमेंटम लिखना है प्लस इम्पल्सिव फोर्स लिखना है, जिससे हमें फाइनल मोमेंटम मिलेगा। किसके लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, पार्टिकल के लिए। तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, ये देखो साफ दिखाई दे रहा है, एन मास यू वेलोसिटी, तो यहाँ पर लिखोगे एन यू। अब दूसरी चीज ये देखनी है क्या इस पर कोई एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि जब ये बॉल ऐसे आ रही थी तो यहाँ पर देखिए इसके मोशन के अपोजिट एन नॉट इंपल्सिव फोर्स लगा है जो बॉब ने अप्लाई किया। तो माइनस एन नॉट, माइनस क्यों, बॉल इज मूविंग राइट डायरेक्शन और इम्पल्स इज गोइंग टू अप्लाई ऑन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सिंपल सी चीज है, मोशन के अपोजिट। इसका फाइनल मोमेंटम कितना है, इसमें साफ बोला गया है कि इफ द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट आफ्टर द कॉलिजन, कॉलिजन के बाद ये पार्टिकल रेस्ट में आता है तो कोई मोमेंटम नहीं होगा। तो यहाँ से मालूम पड़ गया एन नॉट का वैल्यू एन यू होगा। आ गया। अब हमें चाहिए था इम्पल्सिव टेंशन, एन नॉट अननोन था, तो इम्पल्सिव टेंशन का वैल्यू होगा एन नॉट, एन नॉट की जगह लिखोगे एन यू, तो ये हो जाएगा एन यू कॉस थीटा। सिंपल। तो ऐसे ये सॉल्व हो गया। इस इम्पल्सिव टेंशन में बॉब के मास की कोई जरूरत हमें कहीं पे पड़ी है, तो आंसर है नहीं पड़ी है। क्यों, इससे हम ये देख सकते हैं कि अगर इस बॉब का मास इसमें नहीं आया तो इसका mg भी नहीं आया होगा।
यानी mg का भी कोई रोल नहीं है। इससे एक माइंड में कॉन्सेप्ट आता है कि इम्पल्सिव केस में जो mg फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इस थोड़े से टाइम के लिए कैन बी इग्नोर, हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। अब जैसे इसमें एक सेकंड पार्ट था, वेलोसिटी ऑफ द बॉब जस्ट आफ्टर कॉलिजन क्या होगा? तो अब इसके लिए फिर इस डायग्राम के बारे में देखो। यहाँ पर जब कॉलिजन होगा तो हम लोग देख सकते हैं कि ये बॉब वाई डायरेक्शन में तो मूव कर नहीं सकता ऊपर की तरफ। क्यों? कोई फोर्स नहीं। लेकिन जो इम्पल्सिव लगा टेंशन का वाई में, तो ये इस स्ट्रिंग से रिस्ट्रिक्टेड है। और एम नॉट जो फोर्स यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स का कंपोनेंट है जो टेंशन को दे रहा है, वो टेंशन इम्पल्स में कैलकुलेट हो गया। लेकिन एम नॉट साइन थीटा वो इम्पल्सिव फोर्स है जो इस बॉब को एक्स डायरेक्शन में मूव करा सकता है। तो यहाँ पर बॉब के मोशन की पॉसिबिलिटी है एक्स डायरेक्शन में, ड्यू टू द नॉर्मल फोर्स विच इज गोइंग टू अप्लाई बाय द पार्टिकल ऑन द बॉब। तो अब इसको कैसे निकालोगे? तो फिर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन के पास चलो। इनिशियल मोमेंटम, इम्पल्सिव फोर्स और होता है फाइनल मोमेंटम। मैंने क्या बताया था कि जब भी इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन को अप्लाई करो तो सबसे पहले अपनी डायरेक्शन क्लियर करो, किधर अप्लाई कर रहे हो। मैं इसमें जो इस इक्वेशन को अप्लाई कर रहा हूँ वो अलोंग एक्स, मेरा क्लियर है। दूसरा, ये इक्वेशन किसके लिए लगाने जा रहे हो? पार्टिकल के लिए या बॉब के लिए? तो अभी हमें चाहिए बॉब का मोशन, तो ये अप्लाई किया मैंने बॉब के लिए। क्या कॉलिजन होने से पहले हमारे बॉब के पास इसी टाइप का कोई वेलोसिटी था? नहीं। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो हुआ। अब हमें देखना है क्या इस पर बॉब पर कोई इम्पल्सिव फोर्स लगा है? बिल्कुल लगा है। कौन सा है? नॉर्मल इम्पल्सिव। ये इसकी वैल्यू कितनी है? डायग्राम में देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग एन नॉट साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखोगे एन नॉट साइन थीटा। क्या इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? तो मास ऑफ द बॉब यानी कैपिटल एम, वेलोसिटी मैंने मान ली वी। तो ये वी हमें निकालना था। तो वी का वैल्यू होगा एन नॉट साइन थीटा अपॉन मास ऑफ दी बॉब। अब एन नॉट का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है और वो कितना है? एम यू। तो इसका आंसर होगा एम यू साइन थीटा डिवाइड बाई द मास ऑफ दी बॉब, और ये आ गई वेलोसिटी। ये इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट है। अब यहीं पर अगर बॉब का मास दे दिया जाए 5 केजी, इस पार्टिकल का मास दे दिया जाए 100 ग्राम, 200 ग्राम, और थीटा की वैल्यू मैं दे दूं 37। मान लो मैंने बोला ये 5 केजी है और यहाँ पे जो ये मास है ये 100 ग्राम है और ये एंगल 37 डिग्री है। तो अब ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट में चला गया। हमें क्या करना होगा? अगर हम लोगों से ये पूछा जाता है कि इम्पल्सिव टेंशन बताइए, तो यहाँ पर मास किसका लिखेंगे? पार्टिकल का। कितने ग्राम है? 100 ग्राम। केजी में कन्वर्ट करोगे इतना होगा। कॉस 37 है, कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है? 4/5। तो देखिए यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। इसी टाइप से अगर बॉब का वेलोसिटी बताना है तो मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब जो यू है, यहाँ पर यू अभी छूट गया। न्यूमेरिकल पूरा बनाने के लिए मान लो मैं ऐसी रैंडमली बोल दूं कि ये 2 मीटर पर सेकेंड है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर एक और देखो, अगर थोड़ा सा वेरिएशन करें, मान लो ये थीटा एंगल पर आ रहा था, मैं बोलता हूँ ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है, तो यहीं से सोच के देखो कि अगर ये हॉरिजॉन्टल पार्टिकल आएगा तो इस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90। हो गया 90। अब अपने इस इम्पल्सिव फोर्स जो निकाला है एम यू कॉस थीटा, अगर यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 पुट करोगे तो इम्पल्सिव टेंशन का वैल्यू 0 आ जाएगा। यानी हम उसी थ्योरी पे वापस चलेंगे जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब कोई भी पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, अगर किसी हैंगिंग बॉब पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे, हिट करोगे, तो इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शंस होंगे पर टेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेंशन पे फर्क तब पड़ेगा जब वाई डायरेक्शन में कुछ हो। तो नीचे से जब हम बॉल को हिट करा रहे थे तो टेंशन स्लैक कर रही थी, यानी स्ट्रिंग में स्लैक होगा तो टेंशन 0 होगी। तो चाहे न्यूमेरिकल से देखो चाहे थ्योरी से देखो, तो ये इम्पल्सिव टेंशन का एक पहला वैरायटी क्वेश्चन था। अब इसी का देखो क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन नंबर 2, अब इसको ध्यान से देखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है? 2 आइडेंटिकल ब्लॉक ए एंड बी, पहला ब्लॉक ये और दूसरा ब्लॉक बी, कनेक्टेड बाय मास लेस स्प्रिंग, यानी इसके हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगी क्योंकि मास इक्वल है। आर प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोई भी फ्रिक्शन काउंट नहीं करना है। ए बुलेट हैविंग द सेम मास मींस
जो मास इस ए का है वही बी का है और वही मास इस बुलेट सी का है। मूविंग विथ स्पीड u strike block B from behind as shown in the diagram. If the bullet get embedded into block B then find. दूसरा एक पहले मैं चीज बता दूं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में कोई एम्बेडेड होता है और जब इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाओगे तो माइंड में ये आएगा कि एम्बेडेड हो गया है तो क्या एम्बेडेड होने वाली बॉडी और ब्लॉक दोनों का मास का सम लेंगे? जी नहीं। इम्पल्स एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, ये कोई मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं है। ये एक फिनोमिना है जो शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई होता है। तो जिस बॉडी पर अप्लाई करोगे मास हमेशा उसी बॉडी का लोगे। एम्बेडेड होने का मतलब ये नहीं कि सिस्टम का मास लेने लग जाओ। ठीक। अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द वेलोसिटी ऑफ ए बी सी आफ्टर कॉलिजन। अब कॉलिजन होने के बाद स्पीड बताइए। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक एफबीडी बनाने की कोशिश करो। देखो जैसे ही ये टकराएगी, टकराने के बाद एक थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए ब्लॉक बी पर एक हैवी फोर्स पड़ेगा। तो ये फोर्स तो इम्पल्सिव है। अब अगर इसमें मैं यहाँ पे एक एफबीडी बनाऊं तो जो ब्लॉक ए है इसमें फ्रिक्शन तो है नहीं। जैसे ही बुलेट इसको आगे की तरफ धक्का मारेगी तो इस स्ट्रिंग में एक इम्पल्सिव टेंशन क्रिएट होगा स्ट्रिंग के अंदर, जो राइट साइड में लगेगा। मान लो मैं इसको फिर एन नॉट से लिखता हूँ, पर ये ध्यान रखना है ये इम्पल्सिव तो है, बट कौन सा इम्पल्सिव फोर्स है? इम्पल्सिव फोर्स ड्यू टू टेंशन। ठीक। दूसरा, अब जरा इस ब्लॉक बी के पास आइए। ब्लॉक बी पर एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा, मैं इसको लिख रहा हूँ एन नॉट से। पर इसका नेचर है तो ये भी इम्पल्सिव, पर ये नेचर कैसा है? ये इम्पल्सिव टेंशन है या इम्पल्सिव नॉर्मल है? क्योंकि बुलेट जब इस पे टकराएगी तो एट द पॉइंट जहां पे दोनों सरफेस आपस में मिलेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट सरफेस पर ये नॉर्मल इम्पल्सिव बोला जाएगा। इसको बोलेंगे नॉर्मल इम्पल्सिव। किसने दिया? पार्टिकल ने दिया या बुलेट ने दिया ब्लॉक डी को। लेकिन रिएक्शन के तौर पे यहाँ भी एक नॉर्मल फोर्स डेवलप होगा। और ध्यान रखना, देखो मैंने इसको भी नॉर्मल लिखा हुआ है। ये नॉर्मल कौन है? ये वो नॉर्मल है जो एक्सपीरियंस करेगी बुलेट और अप्लाई करेगा ब्लॉक बी। ये वो नॉर्मल फोर्स है, इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्स, जिसको फील करना है ब्लॉक बी को और अप्लाई करेगी बुलेट। ये हो गया। क्या इसमें अभी कुछ मिसिंग है? बिल्कुल मिसिंग है। देखिए क्या, एक नॉर्मल फोर्स इधर लगा। क्यों लगा? जब बी ने आगे जाने की कोशिश की एक झटके के तौर पे, तो ए पर एक झटका यानी जर्क लगेगा जो इम्पल्सिव होगा। तो जब ये बुलेट इसको आगे की तरफ झटका मारेगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्ट था, तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल फोर्स डेवलप होगा एन नॉट, जो बी पर लगेगा ए की तरफ। और ये कौन सा नॉर्मल होगा? टेंशन वाला। यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, मैंने दो चीजें अलग अलग बताई हैं। एक नॉर्मल, तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो मैं इसको टी से लिख देता हूँ और साथ में छोटा सा लिख देता हूँ आई एम पी। आई एम पी का मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पल्सिव टेंशन। इसी तरह से ये वाला एन नॉट भी आई एम पी होगा यानी इम्पल्सिव। अब ये तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। अब मुझे बताना है वेलोसिटी ऑफ ए बी एंड सी। तो वन बाय वन अगर इस पे इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करो, जैसे मैंने लिखा इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन फॉर ए। फिर वही चीज याद करो जो मैं लेक्चर नंबर 1 से बता रहा हूँ। सबसे पहले डायरेक्शन क्लियर करो, एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा। फिर अपने आप से पूछो जो इक्वेशन लगाने जा रहे हो वो किसके लिए है? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए के लिए। तो ए की सिचुएशन देख के पहले उस पर इनिशियल मोमेंटम लिखना है, फिर उस पर लगने वाला इम्पल्सिव फोर्स लिखना है जो आपको फाइनल मोमेंटम देगा। अब बताइए, जब इस पर अप्लाई कर रहे हो तो क्या कोई भी इनिशियल मोमेंटम ब्लॉक ए के पास था? आंसर है नहीं। इस पर किस टाइप का इम्पल्सिव फोर्स लगने जा रहा है? तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है इम्पल्सिव टेंशन लगेगा, वो भी जिधर ये मोशन करने की टेंडेंसी आएगी। मान लो ये v वेलोसिटी इसके इम्पल्स के बाद आ गई, तो यहाँ पे लिखना होगा t यानी टेंशन, और आगे क्या लिखोगे? मास ऑफ द ए एंड लेट कंसीडर वेलोसिटी इज कैपिटल B। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई इम्पल्सिव टेंशन n इंटू वी, इक्वेशन हो गई 1। यहाँ पे छोड़ दिया। इसी टाइप से इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन अब हम लोग अप्लाई जो करेंगे वो बुलेट के लिए।
बताइए क्या बुलेट के पास कोई इनिशियल मोमेंटम है? तो आंसर है बिल्कुल, ये राइट साइड में जा रही थी तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। इनिशियल मोमेंटम mu होगा। क्या बुलेट को किसी तरह का इम्पल्सिव फोर्स मिला है? बिल्कुल मिला है। बी ने दिया है ये वाला, और वो इसके मोशन के अपोजिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एन नॉट, क्योंकि मोशन के अपोजिट है। याद रखना एन यूज किया जा रहा है नॉर्मल इम्पल्सिव और टी यूज किया जा रहा है इम्पल्सिव टेंशन, ये आएगा। और ये किसके इक्वल होगा? फाइनल यानी मास ऑफ द बुलेट, और मान लो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है बी, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एम यू माइनस एम बी इक्वल टू एन नॉट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब कौन बचा है? लास्ट में ये बुलेट का नाम हमने क्या दिया हुआ था? सी। अब ये फॉर बी के लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले डायरेक्शन क्लियर करो, एक्स एक्सिस में अप्लाई कर रहे हो। किसके लिए अप्लाई करने जा रहे हो? ब्लॉक बी के लिए। तो क्या ब्लॉक बी के पास कोई इनिशियल मोमेंटम है? नहीं। उस पर कोई इम्पल्सिव फोर्स लगा है? बिल्कुल। एक तो लग रहा है इसके मोशन के अलोंग, यानी जो एक है वो नॉर्मल इम्पल्सिव है, वो ये रहा जो बुलेट ने दिया राइट साइड में, तो उसको मैंने लिखा नॉर्मल इम्पल्सिव। लेकिन इस पर एक टेंशन इम्पल्सिव भी लगा, क्योंकि ए और बी दोनों आपस में कनेक्टेड थे। जब बुलेट ने धक्का मारा राइट में चलाने के लिए, तो टेंशन जो डेवलप हुई इम्पल्सिव, उसने लेफ्ट में झटका मारा, तो माइनस का यहाँ पे टी लिखना होगा। और ये किसके इक्वल होगा? मास ऑफ बी, और लेट कंसीडर वेलोसिटी कैपिटल बी। तो यहाँ से देखो अपने पास एक इक्वेशन आ रही है एन नॉट माइनस टी इक्वल टू एन बी, और ये है इक्वेशन नंबर 3। इस तरह से हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। अब अपने पास इक्वेशन नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। देखो एन नॉट का वैल्यू हमें मालूम है, टी का वैल्यू हमें मालूम है। अगर ये दो वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 में रख दिए जाए तो क्या होगा? पहले एन नॉट को रखो। एन नॉट का वैल्यू कितना है? एम यू माइनस एन बी, फिर माइनस का टी, माइनस टेंशन वाला कितना था? एम बी, और ये किसके इक्वल है? मैं फिर बता रहा हूँ, इम्पल्स अप्लाई करने में मास उसी का लेना है जिस पर अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ 3 मासेस है। हो सकता है दिमाग में आया क्या तीनों ले? नहीं। तो मास ऑफ बी क्या था? आइडेंटिकल थे, तो ये भी मास एम बी। अब यहाँ से देख लो एम बी, ये 2 एम बी उधर जाएंगे तो हो जाएंगे 3 एम बी, और यहाँ पर है एम यू, मास से मास कैंसिल कर दो, v का वैल्यू आएगा u/3। यहाँ से मैं निकल के आ गया, b का वैल्यू आएगा u/3। यानी ये जो पूछा गया है एबीसी का स्पीड क्या होगा, तो जितने भी पार्टिकल यहाँ पर हैं, चाहे वो ए हो, चाहे वो सी हो या बी हो, सभी का वेलोसिटी के लिए लास्ट में कितनी आ गई? u/3। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो हमने इम्पल्स इक्वेशन लगाई, अगर थीटा नहीं दिया है, थीटा का वैल्यू 0 है, तो बेहतर है इसको हम किसी और मेथड से भी कर सकते थे। देखते हैं। अगर मान लो इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे पॉज करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, और अपने आप से पूछो कि ये इक्वेशन कैसे बनाई गई, कैसे लिखा गया। फिर उसके बाद देखो, अगर इस प्रॉब्लम को मान लो मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ किसी और मेथड से, तो थोड़ा सोचो, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को ऐसे लूं एक साथ, और इस पूरे सिस्टम को एक फैमिली मान लूं। फैमिली से मेरा मतलब क्या है? ये एक पूरा परिवार है, मींस सिस्टम हो गया आइसोलेटेड। अब इस पर जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे वो इम्पल्सिव टेंशन हो, चाहे वो इम्पल्सिव नॉर्मल हो, वो सब बन जाएंगे टेक्निकली इंटरनल इम्पल्सिव फोर्सेस। मतलब टेक्निकली मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूँ कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज हम कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग होता है इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। या ऐसे भी समझ लो कि इनिशियल मोमेंटम में जब एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स लगता है तो फाइनल मोमेंटम बनता है। अब जब ये पूरा सिस्टम ही आइसोलेटेड हो गया तो ये होगा ही नहीं। थोड़ा सा बस कंजर्वेशन लॉ को मैंने अप्लाई किया। इनिशियल मोमेंटम कितना था? तो देखिए ब्लॉक ए के पास मास ऑफ ब्लॉक ए वेलोसिटी इसके पास थी ही नहीं। जब मैं बी के पास जाऊंगा तो मास ऑफ बी वेलोसिटी इसके पास थी ही नहीं। मास ऑफ सी पर इसके पास वेलोसिटी थी एम यू। ये किसके इक्वल होगा? अब इसमें क्या करना है? टोटल मास ले लेना है, क्योंकि मोमेंटम में क्या होता है, इनिशियल कभी ये नहीं कहा जाता
कि एक पार्टिकल का मोमेंटम कॉलिजन के बाद दूसरे के इक्वल होगा। इनिशियल टोटल वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब क्या है, पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम लिखिए, पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम लिखिए और इक्वल कर दीजिए। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो यहाँ पर देखिए तीनों का मास सेम था, m और वेलोसिटी भी। बड़े आराम से देखो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो ये भी m है, mu/3 इक्वल mv, क्योंकि यहाँ से 3mv आता, मैंने उधर कर दिया, ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ से भी देखिए v का वैल्यू आ गया u/3। तो अगर थीटा वगैरह नहीं दिए हैं तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन का भी बहुत अच्छा यूज यहाँ पे कर सकते हैं। चलो एक तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था इम्पल्स ऑन ए ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग, और वो कितना है। अभी हमने निकाला था कि जो टेंशन का फोर्स, इसको पूरा प्रूव किया तो क्या आया था, एम बी। अब बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, u/3। तो ये इसका आंसर होगा, इम्पल्स ऑन ए ड्यू टू द टेंशन mu/3। और ये किधर लगने वाला है, लेफ्ट की तरफ लग रहा है, वो दिखाई दे रहा है डायग्राम। तो ये आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट का। अब जरा 3 पर आइए, इम्पल्स ऑन सी ड्यू टू नॉर्मल फोर्स ऑफ कॉलिजन, सी पर बताना है। तो सी की जो इक्वेशन थी वो हमने क्या बनाई थी, mu माइनस नॉर्मल और इक्वल था m इंटू वी, और v की वैल्यू कितनी निकाल चुके हो, u/3। तो यहाँ पर रख दो u/3। हमें निकालना था इम्पल्स ऑन सी ड्यू टू नॉर्मल फोर्स। अब ये n नॉट हमें निकालना है, तो mu यहाँ पर होंगे और ये इधर आएगा तो mu/3 हो जाएगा। n नॉट हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है जो हम तक ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ से आएगा 2mu/3 n नॉट, ये निकल के आ गया टूवर्ड्स लेफ्ट, इम्पल्स ऑन सी ड्यू टू नॉर्मल फोर्स ऑफ कॉलिजन। इसी टाइप से अब देखिए इसमें एक और पार्ट है कि इम्पल्स ऑन बी ड्यू टू नॉर्मल फोर्स ऑफ कॉलिजन। अब बी पर बताना है इम्पल्स, और किसकी वजह से बताना है, नॉर्मल फोर्स ऑफ कॉलिजन की वजह से बताना है। तो ये आंसर तो बिल्कुल आसान है, ये तलाश करो कि इस पे नॉर्मल फोर्स आया कहाँ से। सिर्फ किसने दिया था, बुलेट ने दिया। बुलेट जब इससे टकराई तो उसको नॉर्मल इम्पल्स मिला, और एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग उतना ही मिलेगा जितना बुलेट के पास है। तो बुलेट के पास कितना है, 2mu/3 टूवर्ड्स लेफ्ट। तो इम्पल्स ऑन बी ड्यू टू नॉर्मल फोर्स ऑफ कॉलिजन कितना होगा, वही रहेगा जो बुलेट ने दिया, 2mu/3, बस डायरेक्शन बदल जाएगी, इसकी थी टूवर्ड्स लेफ्ट तो इसकी होगी टूवर्ड्स राइट। तो एक ये था। अब इसी क्वेश्चन को अगर ये जो दोनों मासेस हैं, अगर कोई पेपर सेट करे और थोड़ा सा बदल के पूछेगा तो कैसे बनाएगा, देखो। अब देखो उसी जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके देखो। जो दो मासेस थे, पेपर बनाने वाले क्या करते हैं, उसमें थोड़ी सी डिजाइन चेंज करेंगे। जैसे इस बार देखो क्या किया गया है, एक पेन बना दिया गया ऐसे, और यहाँ पर दूसरा ब्लॉक मास है इनका, दोनों के मासेस अभी भी इक्वल है। याद करो पिछले क्वेश्चन में ब्लॉक ए था, बी था, दोनों के मासेस इक्वल थे, और उतने ही मास का एक मास है जो यहाँ से गिर रहा है नीचे ऐसे। इसमें है कि इफ, और ये जो पुली है वो आइडियल है, स्ट्रिंग है वो भी आइडियल है, तो कोई मतलब जनरल चीजें ली गई हैं जैसा हम लोग जनरली लेते हैं। इफ मास m फॉल्स ऑन द पेन एंड स्टिक्स टू इट, इसमें एम्बेडेड हो जाएगा। इफ द पार्टिकल स्ट्राइक द पेन विद स्पीड v, और वो स्पीड दी गई है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में दी गई थी। फाइंड द स्पीड विद द सिस्टम मूव जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। तो अगर इसको पुराने वाले क्वेश्चन से कंपेयर करो तो जो रोल यहाँ पेन का है वही रोल ब्लॉक बी का था, जो ए का है वो ये वाले ब्लॉक का है, और जो बुलेट वहां पे मूव कर रही थी, यू स्पीड हमने प्रोवाइड की थी, वो इसको मोशन अंडर ग्रेविटी की वजह से भी स्पीड में दिया जा रहा है। हाइट नहीं दिया जा रहा है, सिंपल एक स्पीड दिया जा रहा है। पूछा सिस्टम कितने से मूव करेगा, तो मैं बिना सॉल्व करे इसको बता सकता हूँ कि u/3 से मूव करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले वाले के बिल्कुल कॉपी है। लेकिन अगर इस चीज को जस्टिफाई करना हो तो देख लो एक बार, थोड़ी सी देर लगेगी। मान लो इसके एबीडी बनाओगे, तो जब ये बुलेट इस पर टकराएगी ऐसे यहाँ पर आने के बाद, तो एक यहाँ पर इम्पल्सिव टेंशन क्रिएट होगा, कहाँ पर, इस जगह, और यही टेंशन यहाँ भी पहुंचेगा टी ब्लॉक के पास। दूसरी और क्या चीज होगी, जब ये टकराएगा तो एक नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ आएगा जो पेन फील करेगा और
पार्टिकल इसको देगा। उसी टाइप से दूसरा एक नॉर्मल फोर्स इधर भी लगेगा और ये नॉर्मल फोर्स बुलेट पर या मास जो गिर रहा है उस पर लगेगा जो पेन अप्लाई करेगा। ये लास्ट में मोशन किधर करेगा? तो नीचे की तरफ मोशन करेगा वी स्पीड से, क्योंकि ऊपर से कोई गिर रहा है। अब यहाँ फिर वही सोचो, ये टेंशन इम्पल्सिव ऊपर की तरफ लगेगी, स्ट्रिंग इसको खींचेगी। क्या इस पर नीचे की तरफ भी इम्पल्सिव टेंशन होगी? बिल्कुल होगी। याद करो, ब्लॉक बी पर एक इम्पल्सिव टेंशन राइट साइड में लगी, ए ने लगाई थी, और दूसरा झटके की वजह से ए का बी पर भी होगा, तो टेंशन ऊपर भी टेंशन नीचे भी। जो ब्लॉक एम है उस पर टेंशन इम्पल्सिव कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। ये जाएगा किधर? ऊपर की तरफ। क्यों? पेन जब नीचे आएगा तो ब्लॉक को ऊपर जाना ही होगा। आंसर तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं। अब इम्पल्स इसमें फिर से इक्वेशन डालिए, एक एक करके इक्वेशन लगाना है। जैसे मान लो मैं पहले इक्वेशन लगा रहा हूँ अपने पार्टिकल के लिए जो गिर रहा है। सोचो, सबसे पहले हमें डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। हमने वाई डायरेक्शन में अप्लाई किया है, मास नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, तो ये क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम एम बी। अब हमें ये देखना है क्या इस पे कोई इम्पल्सिव फोर्स लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है। कितना है वो देखना है कि इम्पल्सिव फोर्स जो इस पे नीचे की तरफ गया, तो इम्पल्सिव फोर्स ये देखिए एन नॉट, पेन का जो रिएक्शन होगा नॉर्मल इम्पल्स का वो लगेगा, वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, एन नॉट लिख दीजिए, हो गया। अब ये बुलेट या पार्टिकल सॉरी इसी में एम्बेडेड हो जाता है, तो वो उधर ही मूव करेगा जिधर पेन मूव करेगा, वो तो नीचे की तरफ जा रहा है यानी नेगेटिव वाई में, तो यहाँ पर एम आएगा और वेलोसिटी नीचे जाने की वजह से माइनस होगी। अब फिर वही चीज आ गई, जब ये एम्बेडेड कर गया तो मास अकेला पार्टिकल का ही क्यों लिया? इम्पल्स में मैं बता चुका हूँ उसी का मास लेना है जिस पर अप्लाई करो। तो यहाँ से फिर से एन नॉट की वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगी? ये उधर जाने पे प्लस हुआ एम बी, स्मॉल बी कर दो, और ये वाला एम बी है कैपिटल जो तुम्हें निकालना है। इक्वेशन 1 बन गया, बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है। अब अपनी इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन को पेन के लिए अप्लाई करिए। बताइए, टकराने से पहले क्या कोई मोमेंटम था? बिल्कुल नहीं। क्या इम्पल्सिव कहाँ से लगा? एक तो लगा टेंशन का इम्पल्सिव जो ऊपर की तरफ है, उसको मैंने लिख दिया टी से। दूसरा ये नॉर्मल इम्पल्सिव लगा जो पार्टिकल के गिरने की वजह से नीचे की तरफ, तो माइनस का एन नॉट हो गया। अब ये पेन मूव किधर किया है? फाइनली नीचे की तरफ, तो एम होगा और माइनस का भी होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसको फिर से लिख दो एक बार, T माइनस एन नॉट इक्वल माइनस का M और कैपिटल B। ये सेकंड इक्वेशन है। अब कौन बचा? अब इम्पल्स इक्वेशन लगा दो इस ब्लॉक के लिए, M के लिए, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन चलेगा। इम्पल्स होने से पहले, बुलेट के टकराने से पहले क्या ब्लॉक के पास कोई भी मोमेंटम था? बिल्कुल नहीं। उसके पास क्या इस पर कोई एक्सटर्नल इम्पल्सिव पड़ा है? जी हाँ, टेंशन का इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव टेंशन T। ये जा किधर रहा है? ऊपर की तरफ, पॉजिटिव भी होगा। तो देखिए फिर से इम्पल्सिव टेंशन का वैल्यू है M इंटू कैपिटल B, और ये है इक्वेशन 3। अपने पास नॉर्मल इम्पल्सिव की वैल्यू भी है, टेंशन इम्पल्सिव की वैल्यू भी है, और फिर से इस इक्वेशन 2 में लाके रख दीजिए तो मालूम पड़ जाएगा सिस्टम कितनी स्पीड से चलेगा। टी का वैल्यू कितना लिखना है? इस इक्वेशन में वैल्यू डालो, टी की जगह लिखना है एम इंटू कैपिटल वी, माइनस एन नॉट की जगह क्या लिखना है? ये देखिए जैसा लिखा हुआ है, माइनस एन नॉट है, ध्यान रखना साइन में दिक्कत ना हो, एम इंटू स्मॉल बी, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का एम बी, और इक्वल में है माइनस कैपिटल एम बी। अब ध्यान से देखो, ये एम बी, ये एम बी, और ये माइनस वाला इधर लाओगे तो 3 MB, और एम स्मॉल बी का मतलब है जिस स्पीड से ये मास इससे टकराता है वो स्पीड स्मॉल बी की। तो वी हमें निकालना था, मास से मास कट गया तो देखिए v/3 आ गया, जहां मैंने u लिया था वहां पे b हो गया। तो देख लो, क्या इस प्रॉब्लम में और भी कोई चेंजेस आए हैं? बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। तो पेपर बनाने में क्या होगा, सिर्फ डिजाइनें बदलेंगी। यदि आप एक तराजू रख दो, एक पल्ला लगा दो, पर सिचुएशन नहीं, हाँ ये आंसर बदल जाता है। अगर मैं पेन का मास चेंज कर दूं और इस ब्लॉक का मास चेंज कर दूं तो आंसर बदल जाता, नहीं तो देखते ही लग रहा था कि जो पहले आया वही बाद में आएगा। अब इसमें जनरली देखा जाता है एक वेरिएशन और होता है, उसको भी करते हैं इसके बाद। अब देखो इसमें एक लास्ट वेरिएशन,
जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने क्या किया 2m यहाँ पे लिया और इनिशियली ये m मास नीचे हैंगिंग था, बाद में इसको h हाइट तक ऊपर ले गए और फिर छोड़ दिया। पूरा क्वेश्चन ये है कि पुली आइडियल है, स्ट्रिंग आइडियल है और 2m और n मास का ये सिस्टम बना हुआ है। अगर मैं स्मॉल m यानी b ब्लॉक को h हाइट तक ऊपर ले जाऊं और छोड़ दूं और फिर ये पूछूं कि बताओ व्हाट इज द स्पीड विद व्हिच द मास 2m बिगिंस टू राइज। पहले इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करने की कोशिश करें। जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें ब्लॉक ए था, बी था और एक बुलेट सी थी जो टकरा रही थी। वहां पे टोटल 3 मासेस थे। यहाँ पर हमने 2 मासेस को आपस में मिला दिया और ये 2m हो गया। और जो बुलेट का रोल प्ले हो रहा था वो मैं इसी मास को ऊपर ले जाके बनाऊंगा। तो मुझे ये अच्छे से पता है कि इसका आंसर भी u/3 आएगा। ये मैंने कैसे जाना? और ये भी पता है कि जब ये नीचे आएगा तो इसकी u की जो स्पीड होगी, h हाइट जब नीचे गिरेगा तो वो स्पीड होगी 2gh/3। यानी इसका आंसर मुझे पता चल गया √2gh/3। ये इसकी वेलोसिटी होगी और ऊपर की तरफ होगी जब झटका लगेगा। अब बताओ ये सारी कैलकुलेशन मैंने ऐसे जल्दी में क्यों कर दी? क्योंकि मुझे पता है ए और बी मास मिलके 2m बन गया, बुलेट का रोल इस मास ने प्ले कर दिया। इस क्वेश्चन ने सिर्फ ये सोचा है कि जब पहले बुलेट को स्पीड फायर करने में दी गई, दोबारा उस ब्लॉक को नीचे गिरने से स्पीड मिली, तीसरी बार एच हाइट पे ले जाके काम तो वही हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट पकड़ो, सोल्यूशन नहीं। अब यहाँ पे देखना, जैसे मान लो मुझे इस डायग्राम को तुम्हें समझाना है तो मैं तुम्हें ऐसे बताऊंगा। यहाँ पर 2m का ब्लॉक रखा था, आराम से रखा है। अब ये ब्लॉक पहले नीचे आएगा जब उसको तुम रिलीज करोगे n। तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो उस समय h हाइट गिरने की वजह से इसके पास स्पीड हो जाएगी 2gh। अब ये वाली जो स्पीड है ये कब आई है? इसको क्लियरली मेंशन होना चाहिए जस्ट, क्योंकि इम्पल्स का पूरा गेम बहुत टाइम का है। अगर मैं बहुत टाइम के माइन्यूट डिफरेंस को काउंट करूं और ये बोलूं कि जस्ट बिफोर स्प्रिंग टॉट, जब स्प्रिंग टाइट हो रही है उससे ठीक पहले इसके पास ये स्पीड है। अब दोबारा बात करो कि जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग टॉट। अब देखना, पहले बात की स्प्रिंग के टाइट होने से पहले और बाद में जब ये पूरी तरह नीचे आ गया, मतलब अब मैं ये बोल रहा हूं कि जस्ट आफ्टर स्प्रिंग टॉट। पहले था कितनी स्पीड से नीचे आया? 2gh से नीचे आया। अब इसमें क्या होगा? जैसे नीचे आएगा ऊपर की तरफ इम्पल्सिव टेंशन लगेगी ऐसे, और इस पर भी एक इम्पल्सिव टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे जैसे आएगा एक झटका मारेगा। तो ये जो 2m मास का ब्लॉक है ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मान लो ये v स्पीड से ऊपर जा रहा है। लो, इतना जैसे ही तुमने किया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। मतलब एक बार नीचे आया, जब पूरी टाइट नहीं हुई उससे पहले स्पीड क्या थी? बहुत थोड़े से टाइम से पहले 2gh। और जब टाइट हो गई तो उसी टाइम पे, टाइट होते टाइम ही स्प्रिंग पर सडनली एक जर्क क्रिएट होगा। इसी को तो हम इम्पल्सिव टेंशन बोलते हैं। तो अब इसको अगर फिर से वही मोमेंट इक्वेशन लगा दो, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। इक्वेशन लगाने में हमेशा ध्यान रखना है किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। ए के लिए। डायरेक्शन क्या है? वाई एक्सिस। तो ए वाले ब्लॉक में इनिशियल मोमेंटम लिखोगे, उसके बाद इम्पल्स सर्च करोगे, फिर उसका फाइनल मोमेंटम लिखोगे। जर्क मिलने से पहले इसके पास कोई मोमेंटम नहीं, ये हो गया। इसके पास कितना इम्पल्स लगा? इम्पल्सिव टेंशन, तो यहाँ लिख दो टी। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? मास कितना है हमारे इस ब्लॉक का? 2m। तो देखो यहाँ लिखोगे 2m, मान लो स्पीड भी है तो आपके पास वैल्यू आ गई टी की 2mv। इक्वेशन 1 बना दी। बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन ये। जब कॉलिजन अभी स्टार्ट होगा ना तो उसमें बहुत हेल्प करेगा ये इम्पल्स वाला जो भी तुम पढ़ रहे हो। अब इसी टाइप से इक्वेशन यहाँ पर यूज कर दो बी के लिए। अब बी में बताइए क्या इसके पास कोई इनिशियल मोमेंटम था? बिल्कुल, टाइट होने से पहले ये नीचे की तरफ आ रहा था, मान लो यू स्पीड से। तो नीचे आ रहा है मतलब -mu होगा। क्या इस पर कोई इम्पल्सिव फोर्स लगा है? बिल्कुल लगा है। इम्पल्सिव टेंशन लगा है तो प्लस का टी हो गया। अब ये देखो, ये टेंशन लगने के बाद ये जब टाइट हुआ तो ये जा किधर रहा था? इसका मोशन किधर था? तो मोशन था इसका नीचे की तरफ स्प्रिंग को टाइट करने में। तो नीचे होने की वजह से यहाँ लिखोगे -mu। अब देख लो, -mu ये है
और टी का वैल्यू हमारे पास है 2 MB, 2 MB, और राइट हैंड साइड में है माइनस का MB। 2 MB और माइनस MB इधर लाओगे 3 MB होगा, 3M कैपिटल B, और ये देखिए फिर से MU, ये कैंसिल हो गए, तो V की वैल्यू देखिए फिर से आ गई U/3, और U का वैल्यू कितना है √2GH, तो यहाँ से रखोगे √2GH/3, तो ये V ब्लॉक ऊपर की तरफ √2GH/3 स्पीड से चलेगा। अब इसमें अगर मान लो BPP करोगे या और क्वेश्चन करोगे, ऐसे भी करोगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट देना स्टार्ट कर देंगे, हाइट देते ही तुम्हें स्पीड पता चल जाएगी, मास की वैल्यू दे देंगे, तो ये जो V की वैल्यू 2GH/3 आई है, ये न्यूमेरिकल में बदल जाएगी, कुछ वैल्यू ऐसी दी जाएगी जिससे कैलकुलेशन आसान हो। तो हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया इम्पल्सिव टेंशन वाले क्वेश्चंस हो गए, नॉर्मल वाले हो गए, तो इम्पल्स हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर यहाँ पे अपलोड होगा वो होगा कॉलिजन का बेसिक पार्ट, फिर उसके क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।